कटक एक ऐसा शहर जिसे 1000 साल पुराना शहर या फिर मिलेनियम सिटी भी कहते हैं। जी, और हमारे स्रोतों में भी इसका जिक्र बिल्कुल इसी तरह है। एक ऐसी जगह जो अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए, अपने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जानी जाती है। हाँ, जहाँ दुर्गा पूजा और दूसरे त्योहार सब मिलकर मनाते हैं। लेकिन हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे अक्टूबर 2025 की एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाईचारे की मिसाल माना जाने वाला ये शहर अचानक सांप्रदायिक हिंसा की आग में कैसे झुलस गया। सही बात है। आज हम इन्हीं स्रोतों की गहराई में जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस दौरान असल में हुआ क्या था, घटनाओं की कड़ियां कैसे जुड़ी और इस एक घटना ने ओडिशा के सामाजिक ताने बाने के लिए क्या मायने पैदा किए। और ये सवाल बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी, क्योंकि ये घटना दिखाती है कि शांति कितनी नाजुक हो सकती है। बिल्कुल। 1000 साल का भाईचारा भी कुछ ही घंटों में टूटता हुआ दिख सकता है। हमारे स्रोत सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने में भी मदद करते हैं कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी, हाँ, जो कहीं भी भड़क सकती थी, वो एक पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेती है। ये एक तरह की केस स्टडी है। ठीक है, तो चलिए परत दर परत इसे खोलते हैं। कहानी शुरू होती है 4 अक्टूबर 2025 की देर रात से। जी। हमारे स्रोत बताते हैं कि समय सुबह के 1:30 से 2 बजे के बीच का था। झांझरी मंगला भागवत पूजा समिति की मूर्ति विसर्जन यात्रा दरगाह बाजार के हाथी पोखरी इलाके से गुजर रही थी। माहौल त्योहार का था, सब कुछ सामान्य लग रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन तभी कुछ बदल गया। और जो वजह बताई गई वो सुनने में बहुत ही मामूली लगती है। जुलूस में बज रहे तेज संगीत पर कुछ स्थानीय लोगों ने बस ऐतराज जताया। अक्सर तो ऐसी बातें वहीं सुलझ जाती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, और यही सोचना जरूरी है कि क्या ये सच में सिर्फ तेज संगीत का मामला था, या संगीत तो बस एक बहाना था। एग्जैक्टली। या तनाव पहले से ही हवा में मौजूद था, बस एक मौके का इंतजार था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बहस कुछ ही मिनटों में एक हिंसक झड़प में बदल गई। स्रोतों के मुताबिक अचानक छतों से पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी जाने लगी। छतों से? हाँ, छतों से। माहौल पूरी तरह बदल गया। इस पत्थरबाजी में कम से कम 6 लोग जख्मी हुए और चौंकाने वाली बात ये थी कि घायलों में शहर के पुलिस उपायुक्त यानी डीसीपी ऋषिकेश खिलारी ज्ञानदेव भी शामिल थे। और यहीं पर मामला बहुत गंभीर हो जाता है, बहुत ज्यादा। कैसे? देखिए, जब एक सीनियर पुलिस ऑफिसर भीड़ के हमले में घायल हो जाए तो ये सिर्फ एक छोटी मोटी झड़प नहीं रह जाती। ये कानून व्यवस्था के टूटने का एक साफ संकेत है। सही बात है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट इसी तरफ इशारा करती है कि ये कोई मामूली अचानक हुई घटना नहीं थी। ये एक सुनियोजित हमले जैसा महसूस हुआ। मतलब कुछ लोग पहले से ही तैयार बैठे थे। ऐसा लगता है। सतह के नीचे जो तनाव था, उसे बस एक चिंगारी का इंतजार था, और वो चिंगारी मिल गई। और ये आग यही नहीं बुझी। जो कुछ उस रात में हुआ उसकी लपटें अगले दिन यानी 5 अक्टूबर को और भी तेज हो गईं। जी, विश्व हिंदू परिषद के बंद के दौरान। हाँ, उन्होंने शहर में बंद का ऐलान किया था और उसके समर्थन में एक मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही थी। पुलिस ने जब इस रैली को रोकने की कोशिश की तो हालात फिर से बेकाबू हो गया। हाँ, फिर से। गौरीशंकर पार्क के पास दोबारा वही हुआ, पत्थरबाजी और आगजनी। लेकिन इस बार इसका पैमाना शायद और बड़ा था। बहुत बड़ा। करीब 25 लोग घायल हुए, जिनमें 8 पुलिस वाले भी शामिल थे। अब ये साफ हो गया था कि स्थिति प्रशासन के हाथ से फिसल रही है। ये अब सिर्फ 2 गुटों का झगड़ा नहीं था, ये पूरे शहर की शांति पर एक हमला बन चुका था। बिल्कुल। और इसी बिगड़ती स्थिति को देखते हुए प्रशासन को फिर सख्त कदम उठाने ही पड़ते। हमारे स्रोत बताते हैं कि शहर के 13 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी गई। हाँ, धारा 144 यानी 4 से ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने पे पाबंदी। साथ ही जिसे अधिकारी भड़काऊ संदेश कह रहे थे, उसे रोकने के लिए 24 घंटे के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। और इसके साथ साथ उसी रात 10 बजे से 36 घंटे का एक लंबा कर्फ्यू भी लगा दिया गया। 36 घंटे का कर्फ्यू। आप सोचिए, एक मिलेनियम सिटी को पूरी तरह बंद करना पड़ा। यह दिखाता है कि प्रशासन को डर था कि अगर लोगों को बाहर निकलने दिया तो हिंसा और फैल सकती है। ये वो कदम है जो तब उठाए जाते हैं जब आपको अपने ही शहर के लोगों पर भरोसा नहीं रह जाता। जाहिर है, इतने बड़े हंगामे का राजनीतिक असर तो होना ही था। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शांति की अपील की और कटक को फिर से उसी भाईचारे के लिए जाने जाने वाले 1000 साल पुराने शहर के रूप में याद दिलाया।
ये भाषा बहुत दिलचस्प होती है ना। कैसे? जब भी कोई नेता संकट के समय में शहर के गौरवशाली इतिहास या भाईचारे की दुहाई देता है तो वो असल में लोगों की साझा पहचान को जगाने की कोशिश कर रहा होता है। अच्छा। ये एक तरह से कहने की कोशिश है कि देखो, हम ऐसे नहीं हैं, ये जो हो रहा है ये हमारी पहचान के खिलाफ है। ये तनाव को कम करने की एक राजनीतिक रणनीति होती है। और ये सिर्फ सत्ता पक्ष तक ही सीमित नहीं था। बीजू जनता दल के नवीन पटनायक और कांग्रेस की स्थानीय विधायक सोफिया फिरदौस ने भी हिंसा की कड़ी निंदा की। सबने शांति बहाली की मांग की। हाँ, ऐसा लग रहा था कि कम से कम इस मुद्दे पर तो सभी पार्टियां एकमत हैं। ऊपरी तौर पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन राजनीति की परतें इससे कहीं ज्यादा गहरी होती हैं। मतलब एक तरफ जहां ये सब नेता शांति की अपील कर रहे थे, वहीं राज्य सरकार के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन का एक बयान आता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो दावा करते हैं कि प्रशासन ने स्थिति को अच्छी तरह से संभाला। बिल्कुल। अब ये थोड़ा अजीब लगता है ना। हाँ, एक तरफ शहर में कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट बंद है, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है। क्या ये जमीनी हकीकत से मेल खाता है? यही तो एक क्लासिक राजनीतिक विरोधाभास है। कोई भी सरकार ये मानना नहीं चाहती कि स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर है। इसलिए सार्वजनिक रूप से वे हमेशा ताकत और नियंत्रण का प्रदर्शन करते हैं, भले ही जमीनी हकीकत कुछ और हो। इंडिया टुडे की रिपोर्ट भी तो यही कहती है कि यह दशकों में हुई सबसे गंभीर घटनाओं में से एक थी, जो सरकार के दावे के ठीक उलट एक तस्वीर पेश करती है। और मामला सिर्फ ओडिशा की अंदरूनी राजनीति तक ही सीमित नहीं रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो सीधे तौर पर भाजपा और बजरंग दल पर आरोप लगा दिया। हाँ, कि वो ओडिशा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। और यहीं से ये स्थानीय घटना राष्ट्रीय राजनीति के अखाड़े में खिंच जाती है। ममता बनर्जी के लिए ये अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर हमला करने का एक मौका था, जिस पर ओडिशा सरकार ने भी उतनी ही तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ममता बनर्जी के बयानों को गैर जिम्मेदाराना बताया। कहा कि उन्हें अपने राज्य पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ हमें दो राज्य सरकारों के बीच एक टकराव भी देखने को मिलता है। बिल्कुल। और इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में जो असल मुद्दा है, यानी कटक के लोगों का दर्द, उनका टूटा हुआ विश्वास, वो कहीं पीछे छूट जाता है। सब अपने अपने राजनीतिक फायदे देखने लगते हैं। सही बात है। तो इन सब कार्रवाइयों और राजनीतिक बयानबाजी के बाद शहर का क्या हुआ? स्रोत बताते हैं कि 7 अक्टूबर को कर्फ्यू हटा लिया गया। इंटरनेट सेवाएं भी धीरे धीरे बहाल हुई। हाँ। और 10 अक्टूबर तक इन 2 दिनों की हिंसा के सिलसिले में 30 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। लेकिन क्या शहर सच में सामान्य हो गया था? कागज पर तो शायद हो गया था, लेकिन तनाव बना हुआ था। दरगाह बाजार और कदम रसूल जैसे इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती जारी थी। पुलिस सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी दे रही थी। तो ये एक तरह की ऊपरी शांति थी। बिल्कुल, जिसके नीचे डर और अविश्वास की एक परत अभी भी मौजूद थी। और जब प्रशासन कटक शहर में इसी ऊपरी शांति को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, हमारे स्रोत एक और घटना की ओर इशारा करते हैं जो दिखाती है कि ये आग शहर की सीमाओं से बाहर भी फैल रही थी। आप खुंटुनी की घटना की बात कर रहे हैं? हाँ, कटक से करीब 26 किलोमीटर दूर खुंटुनी में 6 अक्टूबर को 2 मुस्लिम नौजवानों पर हमला किया गया। लेकिन ये सिर्फ एक मारपीट की घटना नहीं थी। स्रोतों के अनुसार दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं के एक समूह ने उन पर हमला करने के बाद उन्हें भगवा झंडे पकड़ाकर परेड कराई, और इसका वीडियो भी सामने आया था, है ना? हाँ, इस घटना का वीडियो हफ्ते भर बाद ऑनलाइन सामने आया, जिसने मामले को और तूल दे दिया। ये घटना बहुत ज्यादा चिंताजनक है। क्यों? क्योंकि ये दिखाती है कि कटक में जो हुआ उसने कुछ लोगों को एक तरह का एक मनोवैज्ञानिक लाइसेंस या हिम्मत दे दी कि वो दूसरी जगहों पर भी ऐसी हरकतें कर सकते हैं। बिल्कुल। हिंसा संक्रामक होती है। जब एक जगह सामाजिक नियम टूटते हैं तो उसका असर दूर तक महसूस होता है। ये घटना इस बात का सबूत है कि कटक का तनाव अब सिर्फ कटक का नहीं रह गया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या ये सिर्फ एक स्थानीय घटना थी या किसी बड़ी और गहरी होती खाई का लक्षण। खैर, इन घटनाओं के बाद सद्भाव वापस लाने की कोशिशें भी शुरू हुईं। शांति समिति की बैठकें। हाँ, पुलिस ने आने वाले त्योहारों काली पूजा, कार्तिकेश्वर पूजा और मशहूर बाली यात्रा से पहले शांति समिति की बैठकें बुलानी शुरू की। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ऐसी बैठकों में पूजा समितियों और मस्जिद समितियों के नेताओं को, बाजार के नुमाइंदों को, स्थानीय अधिकारियों को एक साथ बिठाया जाता है। मकसद ये होता है कि बड़े लोग आपस में हाथ मिला लें ताकि आम जनता तक एक सकारात्मक संदेश जाए। ये ऊपर से नीचे की ओर शांति स्थापित करने की एक कोशिश है। लेकिन क्या ये काफी है? क्या कुछ नेताओं के कमरे में बैठकर चाय पीने से सड़कों पर टूटा हुआ भरोसा वापस जुड़ जाता है?
यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये बैठकें जरूरी हैं, एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन वे अपने आप में समाधान नहीं है। तो असली चुनौती क्या है? असली चुनौती उस पड़ोसी का भरोसा जीतने की है, जिसके घर की छत से शायद आपके घर पर पत्थर फेंका गया था। ये काम शांति समितियां नहीं कर सकती, ये काम तो समुदाय को खुद ही करना पड़ता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और हमारे स्रोतों के विश्लेषण को जोड़ते हैं। द हिंदू में शेख मुजीबुर रहमान का एक लेख है जो इस हिंसा को उड़ीसा के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार के लिए एक झटका कहते हैं। हाँ, उनका तर्क है कि यह घटना राज्य में बढ़ते सामाजिक ध्रुवीकरण का नतीजा है। वो इसे एक अकेली घटना के तौर पर नहीं देखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसकी तुलना 2024 में भद्रक में हुई हिंसा और 2008 की कंधमाल हिंसा से करते हैं। अच्छा। उनका कहना है कि ये एक पैटर्न का हिस्सा है, जहां धीरे धीरे समुदायों के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं। उनके मुताबिक कटक की घटना इस बदलते सामाजिक माहौल का एक दुखद प्रमाण है। खासकर इसलिए क्योंकि कटक का इतिहास हमेशा से मिलजुल कर रहने का रहा है। बिल्कुल। रहमान ने एक और बहुत दिलचस्प बात नोट की है। उन्होंने लिखा है कि हिंसा के बाद सुलह की कोशिशों में कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस की भूमिका बहुत सक्रिय और जमीन पर दिखाई दी, जबकि राज्य सरकार की प्रतिक्रिया ज्यादातर कानून व्यवस्था बनाए रखने या स्थिति को नियंत्रित करने तक ही सीमित रही। ये एक अहम अवलोकन है। ये दिखाता है कि संकट के समय में नेतृत्व का मतलब क्या होता है। एक तरफ है सरकार, जिसका काम है व्यवस्था बनाए रखना, और दूसरी तरफ है जमीनी नेता, जिनका काम लोगों के दिलों को जोड़ना होता है। रहमान शायद ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने पहली भूमिका तो निभाई, लेकिन दूसरी भूमिका में एक खालीपन नजर आया, जिसे विपक्ष के नेताओं ने भरने की कोशिश की। शायद। हाँ, तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमारे स्रोतों से एक बहुत जटिल कहानी उभरती है। ये कहानी शुरू होती है तेज संगीत पर हुए एक मामूली से झगड़े से, जो देखते ही देखते 2 दिनों की सांप्रदायिक हिंसा में बदल जाता है। फिर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आती हैं। हाँ, कुछ शांति की अपील करती हैं तो कुछ इसे राजनीतिक हथियार बना लेती हैं, और अंत में गहरे विश्लेषण हमें बताते हैं कि ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि उड़ीसा के सामाजिक ताने बाने में आ रही एक बड़ी दरार का संकेत हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। और मैं श्रोता के लिए एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा जी। स्रोत हमें बताते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए शांति समितियों का आयोजन किया गया। ये एक जरूरी प्रशासनिक कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सोचिए, जहां शांति समितियां ऊपर से विश्वास बनाने का लक्ष्य रखती हैं, वहीं उस समुदाय को जमीनी स्तर से ठीक होने के लिए क्या करना पड़ता है जो 1000 साल से एक दूसरे के साथ रहता आया हो। आप उस पड़ोसी से दोबारा आंखें कैसे मिलाते हैं? हाँ, जिसके समुदाय के लोगों ने आप पर हमला किया हो। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी रिपोर्ट या सरकारी आदेश में नहीं मिलता। इसका जवाब समय और कटक के लोगों के सामूहिक विवेक और प्रयासों में ही छुपा है।